हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ये कहानी स्टार्ट हो चुकी है और आज हम कहानी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं और विथ फुल एनर्जी हम पकड़ेंगे किसको? फ्लावरिंग प्लांट को। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट? सर 50,555 बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट को क्या बोला जाता है? एंजियोस्पर्म बोला जाता है, क्योंकि प्लांट किंगडम के अंदर टोटल पांच वैरायटीज होती हैं, मतलब 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। इसमें 5वें नंबर पे आता है एंजियोस्पर्म। अच्छा, एंजियोस्पर्म क्यों बोला जाता है इसको? क्या है मतलब एंजियोस्पर्म का? क्या आप बता सकते हो? व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंजियोस्पर्म? तो देखो, स्पर्म का मतलब होता है सीड। स्पर्म का मतलब क्या होता है? सीड। और एंजियो का मतलब क्या होता है तब सर? तो एंजियो का मतलब होता है हिडन सीड। कौन सा सीड? हिडन सीड। अच्छा, हाँ, तो हिडन सीड का मतलब, इसका मतलब कोनो नेक्ड सीड भी आया था। हाँ, एक और था जिम्नोस्पर्म। चौथे नंबर पे आता था जिम्नोस्पर्म, है ना। और जिम्नोस्पर्म में भी स्पर्म आया, दैट मीन्स ये भी कह रहा है सीड। और जिम्नो मतलब नेक्ड सीड। जिम्नो मतलब नेक्ड। आ गया? तो पहले कैसा सीड होता है? नेक्ड सीड। फिर उसके बाद हिडन सीड आता है। समझ में आ रहा है ना? और हिडन सीड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। अब कैसे, क्या मतलब है हिडन सीड और क्या मतलब है नेक्ड सीड? तो भैया, ये जो इसमें जो सीड पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में जो सीड पाया जाता है, उस सीड के ऊपर किसी भी प्रकार की कवरिंग नहीं होती है। कवरिंग नहीं होने का मतलब, जैसे ये क्या होगा? क्या होगा? खुला होगा। खुला होने का मतलब ना इसके पास फ्रूट होगा जो इसको ढक के रखे, ना ही इसके पास फ्लावर होगा, है ना। तो ना ही फ्रूट ना ही फ्लावर। क्लियर है? तो इसलिए क्या होगा? नंगा होगा, नेक्ड होगा। क्लियर है? जबकि हिडन का मतलब क्या है कि इस सीड को कोई कवर करके रखेगा। कौन? सर, एक तो फ्रूट और दूसरा फ्लावर। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब एंजियोस्पर्म में क्या होगा? फ्रूट भी होगा और फ्लावर भी होगा। और जिम्नोस्पर्म मतलब इसके पास फ्रूट भी नहीं है और फ्लावर भी नहीं है। उसका जो सीड है वो क्या है? खुला हुआ है, ओपन है। क्लियर है? तो ये है एंजियोस्पर्म। अच्छा, ये मैं बताना चाहूंगा कि दोनों के अंदर सिमिलरिटी ये है कि सीड दोनों के पास पाया जाता है ना। सीड दोनों के पास पाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके पास भी सीड है, इसके पास भी सीड है, बस इसका हिडन है, इसका नेक्ड है। हिडन होने का मतलब फ्रूट एंड फ्लावर पाया जाता है। तो मिलिए फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। क्यों बोलते हैं एंजियोस्पर्म? क्लियर है ना? क्योंकि ऐसे प्लांट के पास जो सीड होता है वो फ्लावर के थ्रू कवरिंग होता है, कवर अप होता है, फ्रूट के थ्रू कवर्ड होता है। ठीक है? ठीक है। अब मैं अगर कहानी को आगे बढ़ाऊं तो मिली जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इनमें कुछ और समानताएं भी होती हैं। क्या सर? ये जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म होते हैं, ये हेट्रोपोरस होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोपोरस। क्या होंगे? हेट्रोपोरस होंगे। व्हाट इज द मीन्स ऑफ हेट्रोपोरस? सर, इनके पास ये प्रोबेबिलिटी है। क्या प्रोबेबिलिटी है? ध्यान से समझो कि ये दो अलग अलग टाइप के गैमेट बना सकें। दो अलग अलग टाइप के गैमेट बना सकें। एक तो मेल गैमेट और एक तो फीमेल गैमेट। समझ में आ रहा है ना? इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हेट्रोपोरस बोलते हैं। और इनके पास एक और प्रॉपर्टी है सर, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है। क्या होती है? स्पोरोफाइट, यानी डिप्लॉयड होती है। ठीक है ना? क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। अब जो बातें मैंने बोली इसको कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने का मतलब एंजियोस्पर्म मतलब ऐसा प्लांट जिसका जो सीड है वो कवर्ड होगा, ठीक है, थ्रू द फ्रूट एंड फ्लावर। जिम्नोस्पर्म मतलब ऐसा फ्लावर जिसका जो सीड होगा वो खुला होगा, ओपन होगा, कवर्ड नहीं होगा। ओके, यानी इसके पास ना फ्रूट पाए जाते हैं ना फ्लावर पाए जाते हैं। बट सिमिलरिटी है इनके अंदर कि ये हेट्रोपोरस होते हैं। और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मेन प्लांट बॉडी? व्हाट इज द मीन्स ऑफ मेन प्लांट बॉडी? पूरा प्लांट है, उस प्लांट के जो मेन बॉडी होती है, ऐसे बोल दो, या पूरा का पूरा जो प्लांट की बॉडी है, ऐसे बोलोगे तो फिर दिक्कत होगी। पूरा प्लांट की जो बॉडी होती है वो किस सेल से मिलकर बनी होती है? डिप्लॉयड सेल से। डिप्लॉयड सेल का मतलब कितने लोगों को पता है? तो सबको पता है। डिप्लॉयड मतलब ये होता है कि 46 के 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। सर 46 क्रोमोसोम होंगे? नहीं, प्लांट के अंदर नहीं होता है। ह्यूमन बींग के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। आई समझ में? बाकी प्लांट के अंदर अलग अलग पाया जाता है, अलग अलग वैरायटी। जैसे मटर के अंदर कितना पाया जाता है?
मटर के अंदर कितना पाया जाता है बताइए, मटर के अंदर, क्योंकि सबसे पहले उसके ऊपर काम किया गया था। आपको एक चैप्टर भी पढ़ाया गया है इसके ऊपर, बता सकते हैं। चलिए, जब तक मैं क्लास आगे बढ़ा रहा हूँ तब तक आप पता करिए कि मटर के अंदर यानी मटर के पौधे के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके नंबर कितने होते हैं। सबसे कम क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब ये सब मैंने बता दिया है। अब आगे बढ़ेंगे। डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड मतलब इसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। सर स्पोरोफाइट का मतलब देखो यार, यहाँ से समझो, जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे ये जो फ्लावरिंग प्लांट है वो क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 50,555 बार आप जान चुके हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन होगा सर। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। एक तो मेल गैमेट सेल का, एक तो फीमेल गैमेट सेल का, यानी मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल आपस में जब मिलते हैं तो उसी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ऐसे रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। यानी जहाँ पे मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल आपस में मिलके क्या करते हैं, एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब मेनली ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना है वो एक्चुअल में कहाँ से बनता है, कहाँ से बनता है भैया, स्पोरोफाइट से बनता है। कहाँ से बनता है, स्पोरोफाइट से। अब देखो मैं एक चीज़ आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, यहाँ तक आप बातें समझ लिए होगे तो मैं आगे चलता हूँ और कुछ और नई नई बातें समझाता हूँ। सुनना ध्यान से, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें, जियोस्पर्म हटाओ फिलहाल में, अगर हम बात करें स्पोरोफाइट की, तो मैंने अभी जस्ट बताया स्पोरोफाइट मतलब पूरी प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ स्पोरोफाइट नहीं होती, ये इनके अंदर गैमेटोफाइट भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या पाए जाएंगे, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट भी पाए जाएंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दो चीजें पाई जाएंगी, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों चीजें पाई जाएंगी। क्या मतलब है गैमेटोफाइट और क्या मतलब है स्पोरोफाइट का, ये जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो फाइट वर्ड है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फाइट वर्ड। फाइट का मतलब समझ पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर साइटो लगा तो इसका मतलब क्या होगा, साइटो। अच्छा साइटो जहां पे भी आप देखते हो उसका मतलब क्या आप समझते हो, बताओ फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा साइटोप्लाज्म, आपने सुना होगा साइटोप्लाज्म, व्हाट इज द मीन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा साइट सुना है, ठीक है ना, क्या मतलब है इसका। अरे साइट से कोई वर्ड बताओ जिसका अंत साइट से होता है। एरिथ्रोसाइट नाम सुना है, ल्यूकोसाइट सुना है, ये सब क्या है, इट इज अ सेल ब्लड के, यस और नो, याद आ रहा है कुछ। एक्चुअल में जब हमको सेल को इंडिकेट करना होगा तो सेल के प्रीफिक्स वाले, सॉरी सफिक्स में, अगर मतलब कोई वर्ड है उसका जो सफिक्स है वो क्या है, साइट है। इट इज इंडिकेटिंग टू सेल, इट इज इंडिकेटिंग टू सेल, ये क्या बता रहा है, सेल। और ऐसे ही साइटोलॉजी सुना होगा, सब छोड़ो, साइटोलॉजी सुना है। यहाँ पे साइटो कहाँ पे आ रहा है पहले, तो अगर प्रीफिक्स में साइटो आ गया या सफिक्स में साइट आ गया तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है सेल को। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, है ना। तो मेनली साइटो अगर प्रीफिक्स में हो और साइट अगर सफिक्स में हो तो इसका मतलब सेल होता है। वैसे ही फाइट का मतलब क्या होता है, फाइट इज इंडिकेटिंग टू प्लांट। जब कभी भी सफिक्स के रूप में क्या लगा हुआ है, प्लांट, फाइट लगा है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है प्लांट को। इसका मतलब ये बोल रहा है कि स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, फाइट इज इंडिकेटिंग टू प्लांट, यानी स्पोर वाले प्लांट, ऐसे समझो। क्या बोला मैंने, स्पोर वाले प्लांट। और गैमेटोफाइट यानी गैमेट वाले प्लांट। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आई। अच्छा सफिक्स क्या, प्रीफिक्स क्या होगा सर, फाइटो, क्या होगा, फाइटो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एल्गिया का बता दो, एल्गिया का अगर आपसे पूछ दे सफिक्स और प्रीफिक्स तो आप बता पाओगे। मान लो कोई ऐसा वर्ड जिसको आप देखो और देखने के बाद ये बता पाओ कि एल्गिया से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स आप देख के बता दोगे, है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, लास्ट में क्या लगा दिया, फाइट, तो इसका सीधा मतलब क्या होगा, ये प्लांट से है। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, यहाँ पे साइट लगा दिया, इसका मतलब सेल से है। ऐसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ और फाइसी लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एल्गिया।
क्या हो जाएगा, एल्गिया। चलो यहाँ तक आ गया तो फंजाई का भी बता दो भाई, फंजाई का बताओ। तो मतलब मैम कुछ भी लिखे और लास्ट में सफिक्स लगा दे कुछ, तो उससे पता चले कि ये किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, फंजाई से, माइसेटीज। ठीक है, तो माइसेटीज क्या इंडिकेट करता है, फंजाई को। इतनी बातें याद रहनी चाहिए। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोर वाले प्लांट, गैमेटोफाइट, गैमेट वाले प्लांट। क्लियर है। अब देखो मैंने बोला कि एक प्लांट के अंदर ये दोनों चीजें पाई जाएंगी। जो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आया है उसके पास ये दोनों चीजें पाई ही जाएंगी, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब प्लांट की वो बॉडी जो क्या हो, डिप्लॉयड हो, और प्लांट का वो पोर्शन जो हैप्लॉयड हो, उसको क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। यानी एक ही प्लांट के अंदर दोनों चीजें हैं लेकिन अलग अलग फेज में है, अलग अलग फेज में है। कभी प्लांट आपको स्पोरोफाइट मिलेगा और कुछ कंडीशन के बाद यही फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैमेटोफाइट। मतलब किसी प्लांट से आप इस समय मिल रहे हो तो हो सकता है वो स्पोरोफाइट हो, लेकिन कुछ समय बाद जब मिलो आप तो वो किस में कन्वर्ट हो चुका हो, गैमेटोफाइट में। तो ये क्या है, ये उनकी अवस्था में क्या करता है, निर्भर करता है। समझ में आ रहा है ना, जैसी कंडीशन वैसा प्लांट। लेकिन प्लांट आपको कैसा मिलेगा, दो, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। क्लियर है। स्पोरोफाइट मतलब अगर 46 है तो 46 के 46 क्रोमोसोम होंगे, मैं वहीं से इंडिकेट करूंगा। ओके, ह्यूमन बॉडी से आप इंडिकेट करो। 2n का मतलब 46 क्रोमोसोम, n का मतलब आधा हो गया है 23। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो 2n जहां पे लिखा है इसका मतलब जितने क्रोमोसोम होने चाहिए उतने पूरे के पूरे हैं, और n का मतलब आधा हो गया है। क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब देखो होता क्या, ये सब बातें आपको जानकारी में रहनी चाहिए क्योंकि आप बायोलॉजिस्ट हो, है कि नहीं है। आप बायोलॉजिस्ट हैं और इसके बिना काम का चलेगा ही नहीं। अब मेनली होता क्या है, ये जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट अपने आप को चेंज करता है। यानी जब इसको मिलता है इंडिकेशन कि भैया तुमको क्या करना है, एक नया प्लांट बनाना है, तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। और स्पोर का मतलब क्या हो गया, ये हैप्लॉइड बनेगा। जैसे आप सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसी कहानी चलती है ना, वैसी कहानी इनके अंदर भी चलेगी। जैसे अगर मैं यहीं से आपको इंडिकेट कर दूं ह्यूमन बॉडी को ना, तब 2 सेकंड के अंदर पूरा खेल समझ जाओगे। देखो स्पोरोफाइट मतलब ऐसे समझ लो कि सोमैटिक सेल, क्या समझ लो, सोमैटिक सेल, क्या समझ लो, सोमैटिक सेल। समझ में आ रहा है। और फिर बाद में यही सोमैटिक सेल किस में चले जाते हैं, गैमेट सेल में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आया ना। तो गैमेट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अरे भाई अगर मेल बॉडी है तो उसके अंदर बाकी सेल सोमैटिक सेल होते हैं जिसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन उसके बाद स्पर्म सेल बनता है। स्पर्म सेल में टोटल कितने होते हैं, 23 बनते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही खेल तो है भाई, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ओके, कनेक्ट कर लीजिएगा। नहीं हो रहा होगा तो बताइएगा, हम कनेक्ट करा देंगे। फुल चार्जर वाला फुल पावर वाला चार्जर लगाएंगे, पूरा कनेक्ट होगा, पूरी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, स्पोर। पता नहीं क्या बोले, हम समझ नहीं पाए हैं, लेकिन अब फिलहाल में यहाँ पे आइए। यहाँ पे देखेंगे स्पोर बना है। अब ये स्पोर कैसे बनेगा, ये स्पोर कैसा होगा, सर ये हैप्लॉइड होगा। क्या होगा, हैप्लॉइड। ध्यान से सुनते जाना, मैंने क्या बोला, स्पोरोफाइट ने क्या बनाया, स्पोर। कैसे बनाया होगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने का कौन सा हमारे पास टेक्निक है, सेल के पास ऐसा कौन सा तरीका है जिससे वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होते हैं, सर मियोसिस। कौन सा है, मियोसिस। मियोसिस एक ऐसा हमारे पास तरीका है, हमारे पास नहीं, सेल के पास ऐसा तरीका है कि अपने आप को डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना देगा। यानी अगर मान लीजिए उसके पास 10 है तो आधा हो जाएगा 5। इसको हम क्या बोलते हैं, कैसा डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। यानी रिड्यूस कर रहा होता है ये मियोसिस के क्रोमोसोम्स के नंबर को, और आधा कर रहा होता है। ठीक है, अब ये यन हुआ। अब ये स्पोर जो होंगे जर्मिनेट होंगे, क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट होके ध्यान दीजिएगा, ये मतलब मेनली क्या होंगे ना कि और ज्यादा बनाएंगे नंबर में, स्पोर और ज्यादा मेच्योर होंगे, जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होके ये स्पोर फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैमेटोफाइट के अंदर। लेकिन इसके लिए मतलब इनको अपने नंबर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। नंबर इंक्रीज करना है तो माइटोसिस, आधा करना है मियोसिस। मतलब डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड बना रहना चाहता है और नए सेल बनाना चाहता है। जैसे एक सेल है, ये कैसा है, 2n है, तो ये 2 नए सेल बनाना चाहता है और वो भी 2n बनाना चाहता है। तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सा, माइटोसिस। कौन सा होगा, माइटोसिस। लेकिन अगर ये 2n वाला जो है वो कह रहा है कि नहीं हमको आधा करना है, तो आधा करने का मतलब ये 4 ठो बनाएगा। यहाँ से कितने बनाएगा, 4 बनेंगे, और ये सब आधे आधे हो जाएंगे। तो इसके कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, मियोसिस। जिसमें नंबर आधा करना हो मियोसिस, नंबर बराबर रखना हो और अपनी संख्या को बढ़ाना हो माइटोसिस। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल।
चलिए अब ध्यान से और सुनते जाइएगा। तो ये स्पोर जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बना देगा। क्या बना देगा? गैमेटोफाइट बना देगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? अब यही गैमेटोफाइट आगे जाके मतलब और नंबर इंक्रीज करेगा। देखो स्पोर से गैमेटोफाइट बना है, स्पोर जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट यहाँ पे लिख दो जर्मिनेट। जब जर्मिनेट हो गए तो फिर क्या बन जाएगा? गैमेटोफाइट। फिर गैमेटोफाइट जब बन गया तो फिर क्या होगा? नंबर इंक्रीज होगा। तो सीधा सीधा स्पोर मैच्योर हो गया, गैमेटोफाइट बन गया। जब गैमेटोफाइट मिल बन गया तो फिर क्या ये करेगा? माइटोसिस करेगा। क्या करेगा? माइटोसिस। माइटोसिस मतलब अपने नंबर को बढ़ाएगा और ये बना देगा गैमेट। क्या बना देगा? गैमेट। बन गया गैमेट, हाँ या ना? क्या बन गया? गैमेट बन गया। ये भी कैसा होगा? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? अरे सर माइटोसिस करोगे तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड का माइटोसिस होगा तो हैप्लॉइड ये तो बनेगा। मियोसिस में आधा होता है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे मियोसिस करा दिया होता तो n/2 हो गया होता ना। लेकिन हमें क्या करना है? n पे रखना है। अब ये गैमेट हुआ तो ये तो किसी एक का हुआ होगा। ये स्पोरोफाइट हो सकता है मेल का हो तो मेल स्पोरोफाइट हो। अब मेल स्पोरोफाइट ने जो बनाया है वो क्या है? मेल गैमेट है। अब मुझे फर्टिलाइजेशन कराना है तो फर्टिलाइजेशन कराने के लिए भाई एक से थोड़ी ना होगा। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अगेन बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सर मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल आपस में क्या होंगे? फ्यूज होंगे। तो इस फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब भी ऐसा रिप्रोडक्शन हो रहा है जिसमें फ्यूजन हो रहा है तो उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना? तो भैया मेल गैमेट बन चुका है तो अगर मैं फर्टिलाइजेशन कराना चाहता हूँ, अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना चाहता हूँ, यानी अगर वो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना चाह रहा है तो वो क्या मांगेगा? फीमेल गैमेट सेल को। अब कोई फीमेल गैमेट सेल आएगा, जब क्यों नहीं लगने लग रहा है, करें कहा हो गया, अचानक से जल गया। ठीक है, तो फीमेल गैमेट सेल आएगा, फीमेल गैमेट सेल आ जाएगा। और ये फीमेल गैमेट सेल किससे मिलेगा? मेल गैमेट सेल से। और जब मिलेगा तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। क्या बन जाएगा? फर्टिलाइजेशन। ध्यान से देखते जाना, क्या बन गया बताइए जल्दी? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या बन गया भैया? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या पैदा होता है? सर जाइगोट पैदा होता है। क्या पैदा होता है? जाइगोट। यहाँ पे बना देता हूँ मैं, जाइगोट। और जाइगोट फिर अगेन क्या करेगा? ये जो जाइगोट बना है, ये जो जाइगोट बना है ये क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। और माइटोसिस करने के बाद ये फिर क्या बना देगा? स्पोरोफाइट। समझ में आया कि नहीं आया? सेम खेल चल रहा है, जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ पे है। कैसे? बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी को पकड़ो। सबसे पहले सर सोमैटिक सेल उठाते हैं हम लोग, हाँ या ना? सोमैटिक सेल उठाते हैं। सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होता है। क्या करते हैं? मियोसिस। क्या करेंगे? मियोसिस। मियोसिस करके हम क्या बना देंगे? गैमेट सेल बनाएंगे। करेंगे? गैमेट सेल बनाएंगे। ये गैमेट सेल मान लो अगर ये मेल का है तो एक फीमेल वाला भी आएगा, यानी फीमेल गैमेट सेल आएगा, फीमेल गैमेट सेल। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है सर? फिर जाइगोट बनता है। और फिर इस जाइगोट से फिर अगेन सोमैटिक सेल ही बनता है, हाँ या ना? सोमैटिक सेल ही तो बनाता है, क्योंकि जाइगोट अब फिर क्या हो गया? डिप्लॉयड हो गया। समझ आ रहा ना? तो फिर ये डिप्लॉयड बना दिया तो बॉडी बन गई नहीं बन गई? तो कितना आसानी से समझ लिया आपने। क्या समझा आपने? सब समझ लिया? सब समझ लिया? तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मियोसिस करेगा, क्या बनाएगा? स्पोर। स्पोर जर्मिनेट किया, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ने माइटोसिस किया, गैमेट। अब एक गैमेट जब दूसरे वाले गैमेट से मिलेगा, अगर मेल है तो फीमेल वाले से मिलेगा, फीमेल वाला है तो मेल वाले से जब मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड। और ये जाइगोट फिर माइटोसिस करके क्या बना देगा? स्पोरोफाइट। फिर अगेन निर्माण हो गया। फिर ये कहानी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, है या ना? यही खेल चलते रहता है। क्लियर है? अब ये स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर कहाँ मौजूद होता है? फ्लावर के अंदर भाई, फ्लावर के अंदर। इसका मतलब अब ध्यान से सुनना, जो मैंने बोला इसको कनेक्ट करो व्हाट आई वांट टू से। इसका मतलब केवल फ्लावर के पास ये क्षमता है? हाँ, स्टेम बना सकता है ये, स्टेम ये प्रोसेस कर सकता है? नो। इस चीज को पकड़िए, रूट कर सकता है? नो। समझ में आ रहा है? इस पर्टिकुलर पॉइंट को पहले नोट करिए। ये जो स्पोरोफाइट वाली कहानी है वो एक्चुअल में फ्लावर के पास है। ये जो क्षमता है आपको दिख रही है कि स्पोरोफाइट फिर कन्वर्ट हुआ स्पोर में, स्पोर जर्मिनेट हुआ, गैमेटोफाइट बना दिया, गैमेटोफाइट गैमेट बना दिया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? फ्लावर के पास है। समझ में आ रहा ना? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है। तो फ्लावर इज अ स्पोरोफाइट, इसीलिए बोला था वहां पे क्या लिखा गया था? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। अब मेन प्लांट बॉडी अगर हम मान लीजिए निरक्षर है तो उसने से हम क्या समझेंगे? व्हाट इज द मीन्स ऑफ मेन प्लांट बॉडी? प्लांट की बॉडी का जो मेन पोर्शन है वो क्या होता है?
स्पोरोफाइट। अब मेन किसको बनाया गया? फ्लावर को। क्लियर है ना? तो फ्लावर ही क्या कर सकता है? एक नया पौधा उगा सकता है, नया पेड़ बना सकता है। क्लियर है ना? जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, अब तो ये खत्म हो चुका है ना, लेकिन आप देख सकते हो, देखिए ये एक नया पेड़ बना सकता है। देख सकते हैं? नहीं दिख रहा है? ये अभी ग्रो कर रहा है, लेकिन अब ग्रो कर नहीं पाएगा, इसको अब हटा दिया गया है, खाना पानी इसका बंद कर दिया गया है, तभी ग्रो नहीं कर पाएगा। ये आगे जाके अभी अब मैं पुनः समझाऊंगा कि वो क्या है। ठीक है? क्या क्लियर हो गया सब कुछ? ठीक है? रिप्रोडक्शन में क्या होता है? नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, यही तो होता है। और ये कराएगा कौन प्लांट के अंदर? फ्लावर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और इस तरीके से ध्यान से आप देखें तो देखिए, स्पोरोफाइट से हम फिर स्पोरोफाइट बना दिए तो एक नया स्पोरोफाइट बना होगा, यानी एक नई जनरेशन आई होगी, है ना? फिर उस जनरेशन ने भी सेम काम किया होगा, एक नई जनरेशन पैदा होगी, फिर एक नई जनरेशन, फिर एक नई जनरेशन, फिर एक नई जनरेशन, फिर एक नई जनरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बार बार जनरेशन के अंदर चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है? इस चीज को आप नोट करके लिखेंगे और समझ के रखेंगे। ऐसे ही खेल चलना है पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर के। ठीक है? कहानी को आगे बढ़ाया जाए, हाँ या ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मान लीजिए स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट जो है, इन दोनों का मतलब, या इन दोनों में क्या क्या चीज़ें, मतलब सॉरी ऐसे बोल सकते हो कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है ना? और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मेरे लिए स्पोरोफाइट लिख लो, यहाँ पे हेडिंग डालो स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के बारे में ध्यान से समझो। स्पोरोफाइट के पास ये क्षमता होती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। स्पोरोफाइट के पास ये क्षमता होती है कि वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है। ये सब उसकी क्या कर रहा हूँ मैं? गुण बता रहा हूँ। क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अकेले रह सकता है, ये सब कुछ कर सकता है कौन? स्पोरोफाइट। और गैमेटोफाइट इसका उल्टा, नहीं कर सकता, वो डिपेंड होता है स्पोरोफाइट पे। स्पोरोफाइट से ही तो पैदा हुआ है गैमेटोफाइट। समझ में आ रहा है ना? ये स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है, वो इसी फेज में रहना, वो अगर उसका मन नहीं किया तो गैमेटोफाइट बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? अभी आगे मैं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा कि एक क्या बोलते हैं, हार्मोन रिलीज होगा। भाई हार्मोन जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक ये खेल होगा नहीं। पूरा खेल कहाँ से चलता है? आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर क्या देखो कि पूरा खेल कहाँ से चलता है? हार्मोन से, हार्मोन के थ्रू होता है। हार्मोन नहीं आएगा तो खेल होगा नहीं। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर GnRH रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब तक वो रिलीज नहीं होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या नहीं रिलीज करेगी? FSH और LH नहीं करेगी। और अगर ये FSH और LH नहीं रिलीज हुआ तो फिर गैमेट बनेगा नहीं। गैमेट बनेगा नहीं तो रिप्रोडक्शन होगा नहीं। समझ में आ रहा ना? तो वैसे ही ये पूरा खेल तभी चलेगा जब क्या रिलीज होगा? हार्मोन। समझ में आ रहा ना? तो यानी स्पोरोफाइट के बाद, यानी ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, ऐसे बोल सकता हूँ, सोमैटिक सेल तो बन जाएंगे भैया, लेकिन गैमेट सेल बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे स्पर्म सेल बनना है, तो स्पर्म सेल इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। ये रह सकते हैं, ये नहीं रह सकते, है कि नहीं है? इनको रहने के लिए इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, है कि नहीं है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? चलिए, कहे इतना दुखी है भैया? चलिए देखिएगा, तो स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट के बारे में मैं बात करूं, बिल्कुल स्पोरोफाइट जो होता है भैया, पहली बात तो डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र है ये, इंडिपेंडेंट, पहली चीज। दूसरा, पावर टू फोटोसिंथेसिस, पावर इसके पास कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है? डोमिनेंट होता है ये प्लांट में, बहुत भाव होता है इसका। ठीक है? समझ में आ रहा है? डोमिनेंट होता है नेचर के अंदर। अच्छा, एक चीज और देख लीजिएगा, इसके पास वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वेस्कुलर बंडल। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ या ना बोलिएगा, हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब जब गैमेटोफाइट के बारे में लिख लो तो गैमेटोफाइट लिख लो। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट क्या होता है सर? ये डिपेंडेंट होता है, डिपेंड्स अपॉन स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट वो रहेगा तभी, नहीं फोटोसिंथेसिस कर सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, नहीं कर सकता।
कर सकता है। हट जाऊँ, दिखाइए नहीं दे रहा होगा, मार्कर में पर्याप्त इंक नहीं है, इस कारण ये सही तरीके से प्रिंट कर नहीं पा रहे हैं अक्षरों को। अच्छा, अगले नंबर पे वेस्कुलर बंडल तो होगा ही नहीं। अच्छा, वेस्कुलर बंडल कितने लोग जानते हैं? अच्छा, आप जानते करें, हम जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे पहले नहीं, मैंने नहीं लिखा है, फोटोसिंथेसिस लिख के काट दीजिएगा, नहीं हो पाएगा। और चौथी बात जो मैं आपको बताऊं वो मैंने आपको जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तभी आपको अच्छे से समझाया था। आप लोगों को पता होगा कि जो एग सेल होता है, क्या होता है? एग सेल। वो एग सेल भी क्या होता है? एग सेल क्या होता है? लिमिटेड होता है। एग सेल क्या होता है? लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब आप देखते हो ना कि जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं मेनली, वो क्या होते रहते हैं? ये ले लीजिए, इसी में होगा। वो क्या होते रहते हैं? डीजनरेट होते रहते हैं। याद है आपको? अच्छा, सबसे पहला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। होता है कि नहीं होता है? जो शुरुआती दौर में क्या होता है? मिलियन में होता है, लेकिन वो धीरे धीरे 50 से 60 हज़ार पे आ जाता है, फिर 50-60 हज़ार से भी 5-6 हज़ार पे आ जाता है, 5-6 हज़ार से भी डिजनरेट होते होते 500-600 पे आ जाता है ना। इसका मतलब उसकी संख्या निरंतर क्या होती रहती है? घटते रहती है। तो मैं जो समझाना चाहता हूँ यही तो है इंपॉर्टेंट, कि भैया गैमेटोफाइट भी वही स्थिति को देख रहे होंगे, उसी स्थिति में ये भी रहते हैं। इनका भी जो संख्या होती है वो रिड्यूस होती रहती है, यानी लिमिटेड है। जैसे वहां पे लिमिटेड था वैसे यहाँ भी ये भी क्या है? लिमिटेड है। हो रहे होंगे, लिमिटेड नंबर है, ठीक है ना? क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। क्या ये दोनों बातें क्लियर हो गई? अब आप पढ़ने के लिए तैयार हैं। ये तो बेसिक था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या था? बेसिक था। क्या समझ में आ गया? अरे हाँ ना बोलिए। कौन? हाँ, दोनों गैमेट आएंगे, दोनों आएंगे, ठीक है ना? मेल गैमेट या फीमेल गैमेट दोनों आएंगे। मिटाया जाए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगर इस पूरे को थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ। मिली आप सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन। यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा तो भी क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो ये मेरा मेन इवेंट है। ये मेन क्यों है? क्योंकि तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाएगा। लेकिन क्या डायरेक्टली जब भी आप प्लांट उठेगा, सो के उठेगा तो तुरंत पहले फर्टिलाइजेशन कर देगा? नहीं कर पाएगा ना भाई। इस फर्टिलाइजेशन के पहले ये पूरा प्रक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। अब सुनना ध्यान से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले भी कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। मेन तो यही है, लेकिन उसको करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको संभव करने के लिए हमें कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। यानी फर्टिलाइजेशन से पहले भी कुछ करना पड़ेगा, तो उसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो वहीं पर रुक जाएगा तो काम हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए मैंने इसीलिए सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया, क्योंकि आपको सब कनेक्ट वहीं से कर लेना है। पूरा खेले हुए उसी पे हम लोग क्या करेंगे? निर्भर कर लेंगे, उसी पे डिपेंड करा के उसी के ऊपर जिम्मेदारी थोप देंगे और अपना काम आगे बढ़ा लेंगे। नहीं तो ये सब चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि आप इसको मतलब इमेजिन थोड़ा नहीं कर पाओगे अगर आप उस चीज़ को नहीं समझोगे तो, है ना? तो फिर से सुनिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हुआ? जब एक्सेल और स्पर्म सेल मिल गए तो खेल खत्म हो गया था? बस वही था? नहीं सर, एक्स सेल और स्पर्म सेल जब मिल गया था तो उसके बाद फिर इस इवेंट स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद फिर तब एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद फिर फीटस बना। भाई उसके बाद अगर आप अंदर तरीके से जाओ तो ब्लास्टोसिस्ट आया था। ब्लास्टोसिस्ट फिर जाके यूट्रस के अंदर कनेक्ट हुआ, यानी इम्प्लांटेशन देखने के लिए मिला। फिर उसके बाद वो ग्रो किया, ग्रो करने के बाद एक बच्चे के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन के बाद जिम्मेदारी खत्म थोड़ी ना हो जाती, रिप्रोडक्शन कंप्लीट थोड़ी ना हो जाता है ना? रिप्रोडक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि दोनों मिल जाए काम खत्म। रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि भैया बच्चा पूरा मैच्योर पैदा होना चाहिए, यानी एक अच्छा बच्चा पैदा होना चाहिए, और दूसरी बात उस अच्छे बच्चे को जीवित भी रखना है ना? तो अंतिम तक पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा, है ना? तो वो अंतिम स्टेप तक कि बच्चा पूरा अच्छे तरीके से ग्रो ना कर जाए तब तक भैया क्या मतलब है? रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन। हम दोबारा प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और नया लिविंग ऑर्गेनिज्म ये फर्टिलाइजेशन से नहीं बन जाए, केवल फर्टिलाइजेशन तक नहीं बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा।
तो एक्चुअल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेन तो फर्टिलाइजेशन, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले भी कुछ काम होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद भी होते हैं काम, है ना। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखोगे उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। देखा जाए है ना। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? इसको आप 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहला मेन कौन है? फर्टिलाइजेशन होगा, जिसमें क्या होगा, मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल आपस में मिलेंगे। लेकिन इसको करने के लिए कुछ पहले भी काम करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इवेंट, ठीक है ना, इवेंट। और यहां पे होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं ह्यूमन बीइंग से इसको इंटर रिलेट कराऊं तो आप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या जानते हो? सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है सर, होता है भैया। सबसे पहले क्या बनेंगे? गैमेट बनेंगे। फिर क्या होगा? इंसेमिनेशन होगा, हाँ या ना, यस और नो। तो इंसेमिनेशन 2 चीजें होती हैं, 2 इवेंट होता है, गैमेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन और इंसेमिनेशन मतलब गैमेट का आपस में मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना। इसी चीज को ये थोड़ा सा चेंज करेगा। इंसेमिनेशन को ये पॉलिनेशन के नाम से बोलेगा। किस नाम से? पॉलिनेशन से, ठीक है ना। अब जब ये पहुंच जाएगा तो भैया ये मिल जाएगा किससे? फीमेल गैमेट सेल और मेल गैमेट सेल। अभी देखो फीमेल गैमेट सेल और मेल गैमेट सेल के नाम से जाना है, अभी प्रॉपर नाम भी देख लेंगे, ठीक है ना। 2 सेकंड लगेगा, अरे मतलब 2 मिनट बाद, ऐसे जस्ट 2 सेकंड में हम थोड़े ना शक्तिमान वाले शक्ति लेके आ जाएंगे। फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूज होंगे। फ्यूज होंगे तो उसके बाद क्या बनेगा भाई? इतना ही तो क्या अपना फर्टिलाइजेशन है ना। इसके बाद क्या बन जाएगा? जाइगोट। लेकिन जाइगोट बन जाने के बाद थोड़ी ना खेल खत्म। फर्टिलाइजेशन तो इतने तक था कि जाइगोट बना दिया, खेल खत्म, और फर्टिलाइजेशन का काम खत्म। लेकिन अब फर्टिलाइजेशन के बाद भी काम होगा, यानी अब यहाँ पे जाइगोट को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? एम्ब्रियो में। और यहाँ से स्टार्ट होगा एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट। और इसमें बहुत सारे फेजेस आपको देखने हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? अरे हाँ ना बोलिए, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, खत्म, है ना। अभी नहीं, मतलब इन तीनों को जब हम पढ़ लेंगे तब पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर हमको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन, फिर पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। नोट डाउन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से होगी? तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि भैया स्पोरोफाइट कहाँ पे प्रेजेंट है? सर स्पोरोफाइट प्रेजेंट है फ्लावर में। तो फ्लावर नहीं, फायर है ये, है ना। स्टार्ट करते हैं फ्लावर को। फ्लावर यानी फूल। आप फूल का मतलब क्या जानते हैं? सर फूल मतलब क्या ही बताएं। फूल मतलब मूर्ख होता है वैसे, तो आप वो मत फूल समझिए। मेनली आप फ्लावर का मतलब क्या जानते हैं? प्लांट के अंदर फ्लावर है, तो फ्लावर का मतलब आपको ये पता है कि प्लांट को खूबसूरत बनाने के लिए फ्लावर को रखा गया है। यही तो भूल है और यही सत्य भी है, समझ आ रहा है। लोगों की मान्यता ये है कि प्लांट ने फ्लावर सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रोड्यूस किया है ताकि उसको हम क्या कर सके? यूज कर सके। हमको लगता है कि प्लांट के अंदर मेन पार्ट जो है उसका यूजेबल वो कौन सा है? फ्लावर है। सुंदर भी है, अट्रैक्टिव भी है, और हमें प्लांट के अंदर सबसे अच्छा फ्लावर ही लगता है। और यही कारण रहा कि फ्लावर को अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाने लगा, है ना। बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। क्या पर्पज? जैसे आप जानते हो फूल का यूज हम किसी भी रिलीजियस पर्पज के लिए भी करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब आपके घर पे पूजा वूजा होती होगी तो पूजा में आप देखते होंगे पीला फूल, लाल फूल, ये सब आप देखे होंगे। स्पेशली आप सिम्बलाइज करिए, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों के वहाँ हिंदू में क्या है? दुर्गा जी हैं, है ना। तो इनको कौन सा स्पेशली एक फूल इंडिकेट कर दिया गया जिसको अड़हुल बोलते हैं। हम लोग अड़हुल बोलते हैं, इसको एक्चुअल में सही भाषा में क्या बोला जाता है? गुड़हल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिबिस्कस, है ना, हिबिस्कस बोलते हैं, है कि नहीं है। स्पेशली इंडिकेटेड है अड़हुल का फूल यानी गुड़हल का फूल, और गुड़हल का फूल दिखा इसका मतलब दुर्गा जी, है कि नहीं है।
इंडिकेट कर रहा है ना ये फूल। अच्छा, फिर ये देखेंगे कि ये स्पेशली कौन सा फूल होता है, रेड होता है, लाल भी ऐसे बोल सकते हो। कई लोग क्या होता है कि नहीं होता है तो रेड कहीं से भी लेके आ जाते हैं और रेड फूल ही चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही और देखो, और भी मैं फ्लावर के नाम दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि जैसे कोई पीला फूल ले लो, पीले में कौन सा आता है, कौन सा, हाँ कनेल का, कनेर, ठीक है ना। अब कनेर का जो फूल होता है स्पेशली पीला होता है और पीला फूल हमेशा गणेश जी को चढ़ाया जाता है ना। गणेश जी को आप पीला फूल चढ़ाते हो, है ना। तो देख रहे हो फ्लावर का एक क्या बना दिया गया, फ्लावर को एक रिलीजियस पर्पज के लिए यूज किया जाने लगा और फ्लावर को इंडिकेट किया जाने लगा किससे, किससे, भगवान से, है ना। यानी भगवान को फ्लावर्स के थ्रू इंडिकेट किया जाने लगा। क्लियर है ना, कि हाई भगवान है तो इनको ये फूल पसंद है तो इनको ये फूल चढ़ाया जाएगा, ये भगवान है तो इनको ये फूल, ये माता जी हैं तो इनको ये फूल। क्लियर है ना। तो फ्लावर से हम लोग रिलीजियस कनेक्शन देख रहे हैं, यानी फ्लावर का रिलीजियस कनेक्शन हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है। अच्छा, सफ़ेद फूल भी आप देखते होंगे, सफ़ेद फूल, स्पेशली सफ़ेद फूल हमारे हिंदू धर्म के अंदर मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर मैं हिंदू धर्म के अंदर ज़्यादातर देखता हूँ तो मैं बता रहा हूँ। सफ़ेद फूल कब यूज किया जाता है, तो मिलनी जब अंतिम संस्कार चल रहा होता है ना, यानी कर्मकांड, कर्मकांड के अंदर आप ज़्यादातर देखोगे कौन सा फूल यूज किया जाता है, सफ़ेद फूल। और सफ़ेद फूल शोक की निशानी मानी जाती है, कैसा नो। अब और आ जाते हैं, अब रिलीजियस समझते हैं, रिलीजियस पर्पज़ को हटाइए, रेड फूल को हम समझे, रेड फ्लावर, अगर कोई फ्लावर रेड है स्पेशली रोज़, तो रोज़ को इंडिकेट कर दिया गया है कौन सी फीलिंग के लिए, लव, है ना। अब ये फीलिंग भी कन्वे कर रहा है इस समय। तो फ्लावर देखिए क्या और कर रहा है, एक तो रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ किया ही जा रहा है, यानी बहुत सारे इंडिकेशन दिखाई रहा है, उसके साथ साथ फीलिंग्स को भी ये क्या कर रहा है, कन्वे कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई ऐसे मैं बोल सकता हूँ, आपस में जैसे मीटिंग होती है, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग्स मतलब जैसे दो देशों के मान लीजिए राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, तो वहाँ भी देखते होंगे कि फ्लावर के साथ उनका स्वागत होता है, वेलकम होता है ना। तो एक्चुअली फ्लावर वहाँ भी यूज किया जा रहा है। तो फ्लावर मतलब बहुत जगह यूज किया जाने वाला है, यानी इसका एक पर्पज़ नहीं है। फ्लावर का मतलब एक पर्पज़ से नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ, देखिए वैसे मेनली हम फ्लावर को समझेंगे तो फ्लावर का मतलब क्या है, सर ये साइट ऑफ रिप्रोडक्शन है ना। साइंस वाले तो यही जानेंगे भैया इसका मतलब क्या है, साइंस ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट के अंदर कौन सा फ्लावर का क्या अर्थ है, सर साइट ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, यही तो होता है, हाँ है ना। ये क्या है, इट इज अ फैसिलिटेटिंग ऑर्गन, फैसिलिटेटिंग ऑर्गन, यही तो जानता हूं मैं एज अ साइंस स्टूडेंट, मैं यही तो समझूंगा फ्लावर का मतलब। लेकिन इसके अलावा देखो साइंस का कितना मतलब निकला, फ्लावर का कितना मतलब निकला, बहुत सारा। समझ पा रहे हो ना। तो बहुत जगहों पे इसका यूज किया जाता है। स्पेशली फ्लावर का और कहाँ पे यूज करोगे, तो सुगंध के लिए हम फ्लावर का यूज करते हैं, है कि नहीं है, डेकोरेशन के लिए करते हैं, है ना। बिना कोई ऐसी सजावट हो ही नहीं सकती जहाँ पे फूल ना हो, फूलों से ही तो सजावट होती है। रिपब्लिक डे हो गया, फिर इंडिपेंडेंस डे हो गया, है कि नहीं है, वहाँ भी आप देखते होगे, एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, है कि नहीं है, शादी हो गया, विवाह, मुंडन, हर जगह हो गया। तो फ्लावर हर जगह है कि नहीं है। चलिए, तो थोड़ा फ्लो में हम लोग आगे बढ़ गए थे, अब इसको डाउन करते हैं। तो ले दे के फ्लावर का बहुत सारा पर्पज़ है, बहुत सारी चीज़ों के लिए फ्लावर का हम यूज करते हैं, ये समझाना था मुझे, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर। तो इसका बहुत सारा वैल्यू है, फ्लावर की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है। तो भाई लिख लो वही कल्चरल वैल्यू है फ्लावर की। अच्छा, उसके अलावा एस्थेटिक वैल्यू है, सोशल वैल्यू है ना। इसके अलावा रिलीजियस वैल्यू है, अभी जस्ट बताया भी, रिलीजियस वैल्यू है, शादी विवाह मुंडन उपनयन संस्कार अंतिम संस्कार, कहीं पे भी आप देखते होंगे फूलों के थ्रू ही इंडिकेशन दिखाया जाता है ना। ओके, इसके साथ साथ फीलिंग वाली वैल्यू भी है इसकी। और ये नहीं देखो, जब रिलीजियस बोला तो इसका मतलब सिर्फ एक धर्म से नहीं रिलेटेड है,
आई एम नॉट सेइंग दैट हिंदू धर्म, चूँकि हम ज़्यादा मतलब मान लीजिए हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उसके बारे में हमको ज़्यादा पता होगा, जाहिर सी बात है, तो हम इसलिए हम इस चीज़ों को दिखा दे रहे हैं। बाकी आप किसी भी धर्म में देखेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो ये हर धर्म के लिए यूज किया जाता है। आई होप फ्लावर को आप पकड़ लिए होंगे। अब बहुत बता दिया मैंने फ्लावर के बारे में, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाया जाए, चलिए अब फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा जाए। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर हम लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं जानेंगे। आज इसको थोड़ा सा अलग तरीके से, यूनिक तरीके से समझेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर को। कुछ नई बातें, कुछ नई जानकारियां लेनी है हमको। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक प्लांट बनाया है। प्लांट का ये क्या है, ये स्टेम है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, स्टेम है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। तो स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है बहुत सारा नोड। यस आर नो, ये क्या है, नोड। हर इंटर नोड, ये देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर नोड बोलते हैं। और ये क्या है, नोड। और नोड से ही क्या निकलता है भैया, लीव्स। क्या निकलता है, लीव्स। इतना पता होगा, नोड से ही क्या निकलता है, लीव्स। यानी यहीं से फिर ब्रांचेस निकलेंगी, फिर लीव्स पैदा होंगे, है ना, ये पता है। तो स्टेम के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे, सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे ध्यान से समझिएगा, सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे ये स्टेम है, ये नोड है, हर जगह पे नोड है। ध्यान से समझिएगा, ये इस चीज का भी हमको यूज करना है। स्टेम के अंदर क्या होता है, जैसे आप गन्ने के अंदर ये चीज देखोगे, पोड़ होता है। आप बोलते हो पोड़ है ना, एक पोड़, दो पोड़, तीन पोड़, ऐसे बोलते हो ना, तो सब क्या है, नोड है। क्या है, नोड है। आप देखोगे ना तो वहीं से पत्ता निकलेगा, ठीक है। अब देखो, प्लांट के अंदर जो भी चीजें बनती हैं उसका कारण है मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं पहले ही, मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना। क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो वैसे ही स्टेम के सबसे टॉप पे भी एक टिश्यू पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं सूट एपिकल टिश्यू या सूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू, जब भी मैं मेरिस्मेटिक नाम लिखूं तो आपको तुरंत पकड़ लेना है कि ये ऐसे सेल का ग्रुप है जो भैया 24 घंटे में सिर्फ ये सोचता है कि हम कितना ज़्यादा सेल नया बना लें, ठीक है ना। ये होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप सेल का जिसकी यही इच्छा है 24 घंटे, जिसका हर दिन यही सपना है, हर सेकंड का यही सपना है कि हम कितने नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर लें। यानी 24 घंटे ये सेल डिवीजन करने का प्रयास करते रहते हैं। अरे प्रयास क्या करते हैं ये सीधा ये हमेशा सेल डिवीजन करते रहेंगे, नए नए सेल बनाते रहेंगे, नए नए सेल से फिर नई नई बॉडी आती रहेगी। प्लांट के अंदर जो पूरा पार्ट है, देखो सूट, आप जानते हो प्लांट को दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो एक होगा रूट सिस्टम, एक होगा सूट सिस्टम। और जब मैं बोलूंगा सूट तो व्हाट इज मीन सूट, जो दिखाई देता है, जो भाग जमीन के ऊपर होता है, समझ में आ रहा है। तो एक होते हैं, देखो मैं अगेन बता दे रहा हूँ, प्लांट को अगर मैं डिवाइड करूँ दो पार्ट में, एक हो गया रूट और दूसरा हो गया सूट, है ना। रूट मतलब जो जमीन के नीचे हो, बिलो द अर्थ या बिलो द ग्राउंड, और जो भाग जमीन के ऊपर हो जो दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, सूट, ठीक है। अब सूट सिस्टम के अंदर सब कुछ आता है। जैसे कि ये स्टेम है, स्टेम इज द पार्ट ऑफ सूट। स्टेम दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, एक पेड़ का जो तना होता है वो दिखाई देता है, हाँ या ना। तो स्टेम इज द पार्ट ऑफ सूट। और इस स्टेम के ऊपर, इस सिस्टम के सबसे टॉप पे जो मिलेगा टिश्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, सूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये क्या करेगा, यही जो है फ्लावर बनाएगा। यही उस फ्लावर के अंदर, मतलब देखो फ्लावर मतलब बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी आगे देखोगे आप। लेकिन ये एक्चुअल में ये जो पूरा का पूरा स्टेम बना है वो भी किससे बना है, मेरिस्मेटिक टिश्यू से। और मेरिस्मेटिक टिश्यू के सॉरी मेरिस्मेटिक टिश्यू से क्या बना, स्टेम बना। स्टेम के टॉप पे क्या मिल जाएगा आपको, एपिकल मिलेगा, उसको एपिकल पार्ट बोलते हैं। और एपिकल पे जो टिश्यू होते हैं उन्हीं को हम सूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलेंगे। यही लीव्स बनाएंगे, यही फ्लावर बनाएंगे, यही सब कुछ बनाएंगे। समझ में आ रहा है। मेरिस्मेटिक, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, मेरिस्मेटिक टिश्यू पूरे प्लांट को बनाते हैं। पूरे प्लांट को कौन बनाएगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू। स्टेम को भी बनाएगा, लीव्स को भी बनाएगा, फ्लावर को भी बनाएगा। तो जो फ्लावर को बनाता है वो कौन है, सूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये कुछ करता नहीं है भाई, ये सेल डिवीजन करेगा। ये क्या करेगा, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन करके इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है टॉप की ग्रोथ कराना, है ना। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू का काम क्या है, टॉप की ग्रोथ कराना। देखो वो ना फ्लावर नहीं बना रहा है, ऐसे पहले पकड़ो, वो फ्लावर नहीं बना रहा है, वो इसकी ग्रोथ कराएगा। लेकिन उस ग्रोथ कराने में कुछ चेंजेस आएंगे और चेंज आने से ही फ्लावर बनेगा। दैट मीन्स जो सिस्टम पहले चल रहा था वही थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा।
और मॉडिफाई होके फ्लावर बनेगा। तो फ्लावर कुछ और नहीं है, एक्चुअल में मॉडिफाइड पार्ट है। किसका? स्टेम का। अभी आपको समझ में भी आएगा, और मैं इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ, यही कारण है कि मैं ये बता रहा हूँ। इसका काम है ग्रो कराना। सपोज कर लो कि यहाँ पे नहीं है, मान लो मेरी स्टेम इतनी है, तो इतना पोर्शन ही क्या हो गया मेरा, इस वाले पोर्शन पे हमारा क्या पाया जाएगा, सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब यहाँ पे पहुँच गया तो ये मेरा सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक कंडीशन के बाद भाई इसका काम तो हमेशा क्या है, स्टेम को ग्रो कराना, करा रहा है। लेकिन एक सिचुएशन के बाद ये क्या करेगा, एक सिचुएशन के बाद ये मॉडिफाई स्ट्रक्चर बना देगा। काम तो अभी फिलहाल में वही करते आए। जैसे ऐसे समझ लो, यहाँ पे जमीन है, जमीन के ऊपर ये इतना सा प्लांट है अपना, नीचे है रूट, ऊपर है सूट, इतना भाग मिलेगा, है ना। अब ये सूट के ऊपर सबसे टॉप पे क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये फिर ग्रो कराएगा प्लांट को, तो ये इस भाग में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे होगा सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर ये भाग बना देगा, तो फिर यहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये भाग बना देगा। तो ऐसे बनाते जाएगा। और एक कंडीशन के बाद, अभी क्या कर रहा है, अभी तो सेम बना रहा है, एक कंडीशन के बाद थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा स्ट्रक्चर, और वहीं से बन जाता है फ्लावर। समझ में आ रहा है ना, क्या समझ में आ रहा है, हाँ या ना। लेकिन एक क्वेश्चन होगा, देखो ये कब मॉडिफाई करेगा, तो एक्चुअल में होता क्या है, होता ये है, देखो ये नोड है, नोड में क्या है, लिप्स है, यहाँ पे क्या है, लिप्स है। तो इन लिप्स से एक हार्मोन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, हार्मोन, इसका नाम है फ्लोरिजिन। क्या नाम है, फ्लोरिजिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा, और उस हार्मोन के थ्रू ही क्या होगा, ये मॉडिफिकेशन आएगा। क्लियर है जो मैंने बोला, समझ में आ रहा। मैंने क्या बोला, ये शुरुआती दौर में तो ऐसे चलते जाएगा, लेकिन एक समय आएगा जब ये लिप्स क्या रिलीज करेगी, फ्लोरिजिन हार्मोन। अच्छा, इस हार्मोन को जानते हो क्या बोलते हैं, इतना ही लिख लो, हाइपोथेटिकल हार्मोन। और यही हाइपोथेटिकल हार्मोन क्या करता है, मॉडिफिकेशन लाता है। मॉडिफिकेशन किसके अंदर, सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, और यहीं से क्या बनेगा, फ्लावर। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना, बोलिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ाऊं, खेल को आगे बढ़ाया जाए, चलो देखा जाए। अब देखो होता क्या है, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां से देखो, इस मार्कर में इंक अगेन कम दिख रहा है हमको। अब यहां पे क्या होगा कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट का जो ऊपर है, जब फ्लोरिजिन पाया जाएगा, जब फ्लोरिजिन पाएगा, तो फ्लोरिजिन पाने के बाद, फ्लोरिजिन हार्मोन पाने के बाद ये क्या करेगा, ये फ्लावर वाले पार्ट को क्या करेगा, बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, क्या फ्लावर वाले पार्ट को बनाना स्टार्ट किया, क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस चीज़ को मैं और भी समझाना चाहूँगा, इलेबोरेट करना चाहूँगा कि देखो, जब रूट के सबसे ऊपर वाले टॉप को पकड़ोगे, तो टॉप पे ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखो थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, इस टाइप से स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होगा सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, लेकिन जब ये फ्लोरिजिन हार्मोन पाएगा, तो फ्लोरिजिन हार्मोन पाने के बाद फिर ये अपने आप को थोड़ा सा इस तरीके से, पहले तो ऐसे मुड़ा होगा हल्का सा, इसको थोड़ा और मुड़ा लो, ऐसे मुड़ा लो, ठीक है। लेकिन अगले केस में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बना देगा, ऐसे बना लो। और यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, बीच में अगेन सूट मेरिस्टेमेटिक, क्या बोलते हैं, सूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, सूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव। देखो नीचे से आ रहा है सब कुछ, लेकिन ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, मॉडिफाई। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एपेक्स। एपेक्स का मतलब ही क्या होता है, शीर्ष। एपेक्स मतलब शीर्ष, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा,
यहाँ पे क्या होगा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और इंडिकेट करूँ तो आप लोगों ने क्या देखा कि अब यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है, फिर यही स्ट्रक्चर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लावर में। लेकिन यहाँ से ऐसे नहीं होगा, फिर से समझो, पहले क्या था, ऐसा था, फ्लैश लाइट ऑन करिए, पहले क्या था, ऐसा था, ऐसे के बाद फिर इसमें कन्वर्ट हो गया रिप्रोडक्टिव एपेक्स में, रिप्रोडक्टिव एपेक्स के बाद फिर ये अपने आप को फिर चेंज कराएगा, क्या लाएगा, फिर चेंज, ये चेंज लेते आएगा लेते आएगा लेते आएगा। मान लो अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इलेबोरेट करेगा, यानी ग्रो करेगा, क्या करेगा, ग्लो करेगा, पहले ध्यान से समझते जाना, क्या करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो नहीं ग्रो, ग्रो करेगा तो क्या बनाएगा सर, बनाएगा फ्लोरल मैस्मेटिक, क्या बना देगा, फ्लोरल मैस्मेटिक। अब फ्लोरल मैस्मेटिक आ गया तो अब यहाँ से फूल बनना स्टार्ट, फिर क्या बन जाएगा, फ्लोरल बर्ड, और फिर फ्लोरल बर्ड से क्या बन जाता है, फ्लावर, क्या बन जाता है, फ्लावर। ठीक है, तो पहले इस तरीके से मिलेगा आपको, फिर यहाँ से ये रिप्रोडक्टिव एपेक्स बना देगा, रिप्रोडक्टिव एपेक्स के बाद क्या होगा, फ्लोरल मैस्मेटिक, फ्लोरल मैस्मेटिक के बाद फ्लोरल बर्ड, और फ्लोरल बर्ड के बाद क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है। सब खेल वहीं पे चल रहा होगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए समझ में आ रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यही खेल है पूरा का पूरा। ठीक है, एक्चुअल में आप यहाँ से समझ सकते हो, अगेन 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 मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, यही आपको समझना था, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, ये 3 दिख रहा है, तो ऐसे ऐसे कनेक्ट करो, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बस इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल पेरीमोर्डियम। क्या दिक्कत है भाई, फ्लोरल पेरीमोर्डियम, फ्लोरल पेरीमोर्डियम को फ्लोरल मैरिस्मेटिक बोलते हैं। फिर यहीं से क्या बन जाता है, फ्लोरल बर्ड बनता है। ये क्या है आपका, रिप्रोडक्टिव एपेक्स आने का मतलब क्या बन गया, फ्लोरल बर्ड, और फ्लोरल बर्ड के बाद क्या बन जाएगा, फ्लावर। मैं बर्ड आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो कि एक प्रकार का क्या है, ये बर्ड है, दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये बर्ड है, अभी देख पा रहे होंगे। यहीं से ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद क्या बन जाएगा आपका, फ्लावर। ठीक है, ठीक। तो मेनली अब हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। क्या हुआ, रूट था, सॉरी स्टेम था, स्टेम से क्या निकला, ऐसे समझ लो, स्टेम से ऐसे निकला पूरा का पूरा पोर्शन, इसको हम एक डंडी टाइप में बोल देंगे। ठीक है ना, मतलब यही आगे ग्रो किया, एक डंडी बनाया, ऐसे पकड़ना। ठीक है, ये डंडी मेनली जाके किससे कनेक्ट हो गई, स्टेम से। किससे कनेक्ट हो गई, स्टेम से। ऐसे आप स्टेम को कनेक्ट करा सकते हो। तो ये भी क्या है, स्टेम ही है। अभी फिलहाल में आप क्या समझोगे इसको, स्टेम। और स्टेम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे नोड होते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोड बना दिए, काम करता हूँ थोड़ा सही तरीके से नोड बनाता हूँ। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे ये स्टेम है, स्टेम से एक डंडी निकली, वो स्टेम ही ग्रो किया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ है, उसके बाद ये हुआ है कि ये आगे जाके कुछ ऐसे हो गया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नोड निकले हुए हैं, 1 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 नोड है। भाई स्टेम के पास नोड होता है तो नोड है यहाँ पे। और नोड से क्या निकलता है बताइए, नोड से क्या निकलता है, नोड से निकलती हैं लीव्स। तो यहाँ से भी निकलेंगी लीव्स, यही स्टेम है, ये स्टेम है, ध्यान देंगे। स्टेम से क्या निकली, डंडी, डंडी से फिर क्या हुआ, फिर से स्टेम नजर आ रहा है, ये स्टेम ही है, मतलब ये थोड़ा सा बस क्या कर लिया है, ग्रो कर लिया है। ऐसे पकड़ना थोड़ा सा। अब होगा क्या, यहाँ से देखो 1 2 3 और 4, 4 जगहों पे नोड निकल रहे हैं। और नोड से क्या निकलेंगे, लिप्स। अब देखो कैसे लिप्स निकलेंगे, पहला एक लिप्स यहाँ से निकलेगा, सबसे पहला यहाँ से निकल गया। ठीक है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, अभी मैं बड़ा कर दूंगा। फिर दूसरा भी निकलेगा यहाँ से। ठीक है, फिर तीसरा भी निकलेगा, फिर तीसरा भी निकलेगा। ठीक है, और चौथा भी निकलेगा, चौथा भी निकलेगा। ठीक है, ऐसे तो 4 लिप्स निकले कि नहीं निकले, कितने लिप्स निकले, 4। इन चारों का अपना अपना नाम है। इसको हम बोलते हैं सेपल, इसको हम क्या बोलते हैं, पिटल, इसको क्या बोलेंगे, पिटल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टामेन, क्या बोलेंगे, स्टामेन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पिस्टिल या कार्पेल। अगेन फिर से ध्यान दीजिए, क्योंकि नीट पे इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो फिर फंस जाएंगे अगर आप ये नहीं ध्यान देंगे। अगेन अगेन अगेन, ये छोटी बात है लेकिन बहुत मोटी बात है। यहाँ से क्या एक डंडी निकला, डंडी से फिर क्या होगा, यहाँ से फिर स्टेम निकलेगा, ये स्टेम ऐसे कुछ गया होगा ऊपर, और ये स्टेम के अंदर क्या है, नोड है। कितने नोड प्रेजेंट है, 4, एक यहाँ नीचे, एक बीच में, मतलब 2 बीच में और सबसे टॉप पे। नीचे वाले से भी एक पत्ती निकलेगी, मतलब एक, क्योंकि नोड से क्या निकलता है, पत्ती। बीच वाले से मतलब दूसरे नंबर से भी निकलेगी, ये तीसरे नंबर से भी निकलेगी, और चौथे नंबर से भी। ठीक है ना, चौथे नंबर से हम बनाते हुए आते हैं, यहाँ से ऐसे बना दो।
ऐसा कुछ। ओके, यहाँ से क्या करो, ऐसे इसको और थोड़ा सा ऊपर लेके आओ, अगेन यहाँ से 2 पार्ट में कर दो, ऐसे 2 पार्ट में कर दो, ठीक है ना। फिर यहाँ से भी ऐसे इसको थोड़ा सा और ऊपर ऊपर कर लो, ठीक है, ऐसे बन गया। तो टोटल कितने पत्तियाँ निकली हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 4 पत्तियाँ निकली हैं। इन चारों का नाम भी मैंने बता दिया, पहले को बोलते हैं सेपल, दूसरे को बोलते हैं पीटल, तीसरे को बोलते हैं स्टामेन और चौथे को बोलते हैं पेस्टिल, है कि नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये नीचे वाली डंडी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेडिसल बोलते हैं। और ये जो आप दिख रहे हो जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा निकला हुआ, ये क्या है, थैलेमस है, हाँ ना, इसको आप थैलेमस बोलते हो। फ्लावर के अंदर इसको क्या नाम दिया जाता है, थैलेमस। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो थैलेमस तो सर क्या बोलते हैं, स्टेम की तरह काम कर रहा है, हाँ ना। व्हाट इज थैलेमस, थैलेमस तो सर स्टेम है ना भाई, स्टेम के अंदर से पत्तियां निकलती हैं, पत्तियां कहाँ से निकलती हैं, स्टेम से निकलती हैं। तो ये क्या है, पत्ती ही तो है, या सॉरी स्टेम ही तो है। तो थैलेमस जो होता है, थैलेमस जो होता है ये मॉडिफाइड स्टेम है। समझ में आया, क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। थैलेमस इज द मॉडिफाइड स्टेम। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। अच्छा, और भी ध्यान से समझेंगे। अगर मैं और बातें आपको बताऊं तो ये पूरा का पूरा मॉडिफाइड स्टेम बन गया। अब मॉडिफाइड स्टेम के साथ साथ ये पूरा का पूरा अलग से एक प्लांट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सर, है ना भाई। प्लांट के स्टेम वाले पार्ट को हम सूट सिस्टम बोलते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सूट, सूट मतलब क्या होता है, सूट सिस्टम या सूट का मतलब ये होता है कि भैया एक तो स्टेम हो और दूसरा लिप्स हो। स्टेम और लिप्स को मिला के ही तो हम सूट बोल रहे हैं, यही तो दिखाई देता है पूरे प्लांट के अंदर। तो स्टेम और लिप्स दिखाई देता है, इसको सूट बोलते हैं। ये ऑलरेडी स्टेम है। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा जो फ्लावर है, ये इसी को तो आप फ्लावर बोलोगे। फ्लावर इज नथिंग बट इट इज ए गिवन स्ट्रक्चर। जो गिवन स्ट्रक्चर ये दिया गया स्ट्रक्चर है, यही तो फ्लावर है। फ्लावर यही तो होता है। इसके अंदर क्या होती है, यही सारी चीज़ें तो होती हैं। तो एक तो पेडिसल होता है, फिर थैलेमस होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, सेपल होता है, फिर पिटल होता है, फिर स्टामेन होता है, फिर ओवरी होता है। इन्हीं सभी पार्ट से मिलकर तो बना है फ्लावर। थैलेमस का एक और नाम लिख लीजिएगा, इसको हम रिसेप्टल भी बोलते हैं, ठीक है ना, रिसेप्टल। क्लियर है, रिसेप्टल भी बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनते जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। रिसेप्टल भी बोलेंगे। अब आगे देखेंगे। मेनली हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि फ्लावर इज आल्सो टाइप ऑफ सूट, यस और नो। भाई सूट की तरह है तो है, इसमें भी क्या है, स्टेम है, पत्तियां निकली, स्टेम और पत्तियां निकली है कि नहीं निकली है। और स्टेम और पत्तियां हैं अगर तो उसी को तो हम सूट बोलते हैं। तो फ्लावर आल्सो अ सूट, बट कैसा है, मॉडिफाइड सूट है। कैसा है, मॉडिफाइड सूट है। ध्यान देंगे, फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड सूट। क्यों बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि थैलेमस उसका कैसा काम कर रहा है, स्टेम की तरह काम कर रहा है, बस मॉडिफाइड है। तो बस मॉडिफाइड स्टेम, थैलेमस इज अ मॉडिफाइड स्टेम। और जैसा कि स्टेम और पत्तियां अगर निकल के आ गई, नहीं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सूट। तो ये हमारा जो फ्लावर है वो क्या है, एक प्रकार से सूट ही है, लेकिन कैसा है, मॉडिफाइड सूट है। क्लियर है, क्या दोनों बात समझ में आ गई। थैलेमस क्या है बताइए, ठीक है, ठीक। अब अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से पकड़ाऊँ या समझाऊँ तो देखो, सूट मतलब होता क्या है कि 2 चीज़ें होंगी इसके अंदर, एक तो होगा स्टेम होगा और दूसरा क्या होंगी, लिप्स होंगी। अब देखो स्टेम के लिए कौन सा हमारे पास, थैलेमस है। स्टेम की जगह पे हमारे पास क्या है, थैलेमस, क्योंकि ये तो स्टेम की जगह पे काम कर रहा है। स्टेम से पत्तियां निकलती हैं तो थैलेमस से यहाँ पे पत्तियां निकल रही हैं। और लिप्स के लिए हमारे पास 4 हैं। लिप्स कितने निकल रहे हैं यहाँ पे, 4। चारों के नाम, सबसे पहले सर सेपल, फिर पिटल, फिर स्टामेन और फिर क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा फ्लावर। अब यहाँ से खेल स्टार्ट होगा। फ्लावर को क्या बोलते हैं बताइए, मॉडिफाइड सूट बोलते हैं। थैलेमस क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। और ये जो आपको चारों दिख रहे हैं, सेपल, पिटल, स्टामेन एंड पिस्टिल एंड कार्पल, ये क्या है, ये क्या है, ये पत्तियां हैं, उस मॉडिफाइड स्टेम की पत्तियां हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने फ्लावर समझा। अब फ्लावर के अंदर की कहानी को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखते जाओ और समझते जाओ। अगर हम बात करें इसमें, किसमें, फ्लावर के अंदर, तो फ्लावर के टोटल 4 पार्ट, 4 नहीं 6 पार्ट नजर आएंगे आपको। तो फ्लावर के अब आप पार्ट समझने के लिए तैयार हो। मेरे जो फ्लावर है,
पहले तो आपने ये समझा फ्लावर का यूज क्या, मतलब फ्लावर को हम किस तरीके से जानते हैं। दूसरा आपने ये समझा फ्लावर बना कैसे। तीसरा आपने ये समझ लिया फ्लावर के पार्ट, और हम फ्लावर के पार्ट को समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर क्या है, पेडिसल है। क्या है, पेडिसल। ये जो डंडी आती है वो उसको क्या बोलते हैं, पेडिसल। यहाँ से ऐसे इस तरीके से बना दीजिए, अम्ब्रेला टाइप में है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करिए, 4 ठो ऐसे नोड बना दीजिए। ये सबसे पहले निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से सेपल मिलेगा, है ना। दूसरा जो पत्ती होगा वो क्या होगा, पिटल मिलेगा। वो क्या है, पिटल है, उस पत्ती को हम नाम देते हैं पिटल। तीसरे नोड से जो पत्ती निकलती है उसको हम क्या नाम देते हैं, एंथर, या सॉरी स्टामेन। क्या बोलते हैं, स्टामेन। 4 बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है, स्टामेन। और जो सबसे टॉप पे होगा वो क्या होगा, ओवरी होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं मेनली, इसको हम पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेडिसल। और जिसके ऊपर सब निकला है, ये जो रूट है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। यही मैं लिख रहा था यहाँ पे, पेडिसल। फ्लावर के सबसे निचले स्तर से अगर देखा जाए, जो किससे कनेक्टेड है, स्टेम से कनेक्टेड है, उसको क्या बोलते हैं, पेडिसल। दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारे पास, थैलेमस। तीसरे नंबर पे क्या आता है, सेपल। चौथे नंबर पे क्या आता है, पिटल। 5वें नंबर पे स्टामेन, और 6ठे नंबर पे क्या आता है, पिस्टिल या कार्पेल। अब सुनिएगा इसको भी अच्छे से, आई थिंक नाम याद हो गया होगा। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ये जो थैलेमस है, इस थैलेमस के ऊपर ये चारों पैदा हुए हैं, यानी इस थैलेमस से चारों निकले हैं। और ये एक्चुअल में क्या करेंगे, इस थैलेमस के चारों ओर एक गुच्छा बनाएंगे। ये चारों के चारों क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। थैलेमस के ऊपर है और थैलेमस के चारों ओर क्या बनाएंगे, गुच्छा बनाएंगे। उस गुच्छे को क्या कहते हैं, गुच्छा मतलब कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से बनाएंगे, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, अब देखो ऐसा जरूरी नहीं कि स्पाइरल फॉर्म ही हो, क्या बनाना, ऐसे भी बना देना या सिंपली एक सर्कल भी बना देना, वो क्या कहलाएगा, गुच्छा ही तो कहलाएगा। मान लीजिए 1 2 तो है नहीं, ग्रुपिंग कर ले रहा है, सेपल बहुत सारा ग्रुपिंग कर ले रहा है, तो उस ग्रुपिंग को हम वर्ल बोलते हैं। जब भी घुमावदार हो और ग्रुप हो, घुमावदार ग्रुप हो, ऐसे बोल दो, घुमावदार ग्रुप, घुमावदार या वृत्ताकार जो ग्रुप होता है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वर्ल बोलेंगे, ठीक है ना। वर्ल को साधारण भाषा में आप क्या बोलोगे, गुच्छा, ठीक है। तो सेपल अगर वर्ल बन जा रहा है, सेपल वर्ल के फॉर्म में है, तो उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, कैलिक्स। किस नाम से, कैलिक्स। कैलिक्स को स्पेशली किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, के से। फिर आता है पिटल अगर वर्ल बना लेता है, क्योंकि सब वर्ल बनाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये वर्ल बना लेता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कोरोला, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टामेन ऐसे ही वर्ल बना लेगा तो क्या कहलाएगा, ये एंड्रोसियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और अगर ये कौन, पिस्टिल एंड कार्पेल, ये वर्ल बना लेते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं, तब इसको हम बोलते हैं जाइनोसियम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जी से। के, सी, ए और जी क्या है सर, तो आगे आप फ्लोरल फार्मूला पढ़ते हो, एक फ्लावर का फार्मूला, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, सुनो। यानी यहाँ पे हमारे पास फ्लावर के अंदर टोटल कितने वर्ल हैं, 4। कौन सा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम। इसमें ये जो 2 वर्ल हैं, इसमें जो ये 2 वर्ल हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, या इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे स्टेराइल वर्ल। स्टेराइल वर्ल क्यों बोलेंगे भाई, समझा रहा हूं मैं। या इसको हम ऐसे भी बोल देंगे नॉन इसेंशियल वर्ल, ठीक है। या इसको एक और नाम देंगे, बोल तो दिया, हाँ बोल दिया। इसको हम एक्सेसरी वर्ल भी बोल देते हैं, फिलहाल में छोड़िए, उतना 2 ही बहुत है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको हम बोलते हैं इसेंशियल वर्ल, ठीक है। या इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल वर्ल। मतलब क्या है, मतलब ये भाई कि इनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं होता, कोई यूज नहीं है, रिप्रोडक्शन में कोई यूज है ही नहीं। पूरा खेल कहाँ पे होगा सर, इन दोनों में होगा, एंड्रोसियम और
जाइनोसियम। एंड्रोसियम स्पेशली ध्यान दो, तो ये क्या है, मेल वाला है, और ये क्या है, फीमेल वाला है। कौन, जाइनोसियम, है ना। एंड्रोसियम से क्या बनेगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और जाइनोसियम से क्या होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, इसेंशियल वर्ल या फर्टाइल वर्ल, या इसी को हम रिप्रोडक्टिव वर्ल भी बोलते हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव वर्ल भी आप बोल सकते हो कि ये रिप्रोडक्टिव वर्ल है, ठीक है। तो इसको रिप्रोडक्टिव वर्ल भी कहा जाता है। क्लियर है। यानी फ्लावर में हम लोगों ने पहले मतलब समझ लिया, मतलब समझने का मतलब फ्लावर का पार्ट समझ लिया। फ्लावर में ये भी समझ लिया कि कौन हमारे लिए ज़रूरी है, कौन ज़रूरी नहीं है, और कहाँ से क्या मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें पेडिसल की, तो पेडिसल क्या करता है, इसका मैं यूज़ पहले भी बता चुका हूँ। पेडिसल कनेक्ट करके रखता है। थैलेमस क्या होता है, तो सर थैलेमस इज द मॉडिफाइड स्टेम, यहाँ से समझ में आ गया। दूसरी बात, थैलेमस के ऊपर ही सभी ग्रो करेंगे। थैलेमस जो होगा वो एनर्जी भी प्रोवाइड कराएगा इनको, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है सेपल। सेपल का काम क्या होता है, सर सेपल भी यही करता है। स्पेशली सेपल जो होता है यही करता है, क्या करता है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसको तो आप ध्यान दो, सेपल को आप जानते हो अच्छे से, ग्रीन कलर का होता है। अगर नहीं पता होगा तो पिछला वीडियो देखें आप, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब किया। और पिटल क्या होता है, कलरफुल होता है और ब्यूटीफुल पार्ट है ये, है ना। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, पॉलिनेशन के समय करते हैं। जब पॉलिनेशन होगा, यानी जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा ना, तो उस दौरान इसका यूज किया जाएगा। यानी पीटल के थ्रू ही पॉलिनेशन ज़्यादातर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टामेन। तो स्टामेन को तो हमको अच्छे से पढ़ना है, और पिस्टिल और कार्पेल को भी अच्छे से पढ़ना है। तो स्टामेन से क्या मिलेगा हमको, मेल गैमेट सेल मिलेगा, और पिस्टिल और कार्पेल से क्या मिलेगा, फीमेल गैमेट सेल मिलेगा, ठीक है। तो यूजेस तो आप सभी लोग जानते हो। अब मेनली स्टार्ट करेंगे हम कहानी को, और कहानी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड्रोसियम से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।